नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर लगभग 2200 करोड़ रुपए के शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। आज वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को होगा फायदा। जनसभा भी संबोधित करेंगे पीएम। बेंगलुरु की विशेष अदालत में प्रज्वल रेवन्ना के लिए सजा का ऐलान आज। जेडीएस के पूर्व सांसद पर दुष्कर्म के आरोप कल हुए साबित। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ा तनाव। ट्रंप ने रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का दिया आदेश। गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने दिखाया दम। 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक के साथ चैंपियन बना भारत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर होंगे। वाराणसी में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में कच्चे घाटों के पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण और मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री आज दिव्यांगों और बुजुर्गों को 7,400 से अधिक सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे। जेडीएस के सांसद रह चुके प्रज्वल रेवन्ना के लिए आज सजा का ऐलान हो सकता है। बेंगलुरु की एमपी एमएलए कोर्ट में आज जज संतोष गजानन भट्ट की अदालत ये सजा सुनाई जाएगी। रेवन्ना के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के 4 मामलों में से ये एक है। दरअसल हासन जिले में रेवन्ना परिवार के गन्नीकाडा फार्म हाउस में काम करने वाली घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसके साथ दुष्कर्म किया और ये कृत्य अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया। ये धमकी भी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वो वीडियो लीक कर देगा। कोर्ट ने इस मामले में 26 सबूतों की जांच की है। 31 मई 2024 को विदेश से बेंगलुरु लौटने पर रेवन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तब से वो सेंट्रल जेल में है। रेवन्ना की कई जमानत याचिकाओं को सभी अदालतों ने खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुए एक सड़क हादसे में रामनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजिंदर सिंह और उनके बेटे की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी और बेटी सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हादसा सलूक इख्तर नाला क्षेत्र के पास हुआ, जब उनकी गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई। पुलिस के मुताबिक एसडीएम राजिंदर सिंह अपने परिवार के साथ बोलेरो गाड़ी में धर्मारी ने अपने पैतृक गांव पट्टियां लौट रहे थे। तभी भूस्खलन हुआ और भारी मलबा उनकी गाड़ी पर आ गिरा। स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। उपराज्यपाल ने इस हादसे पर दुख जताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का फैसला लिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करके कहा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अत्यधिक भड़काऊ बयानों के आधार पर मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्याय मेदवेदेव के बयान मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं
और अक्सर अनपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ये उन उदाहरणों में से एक नहीं होगा और इस मामले पर ध्यान देने के आभार भी जताया है। पिछले दिनों रूस ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के गैर जिम्मेदाराना हमलों की कड़ी निंदा की थी। रूस ने हमले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य की ओर से किया गया अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया था। साथ ही कहा कि इसने क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी और परमाणु अप्रसार संधि की व्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि अमेरिका हमले के बाद ईरान को कई देश परमाणु हथियार दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार भूल जाना चाहिए। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 60,332 हो गई है, जबकि 1,47,643 अन्य घायल हुए हैं। बयान के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 83 लोगों की जान गई है और 554 अन्य घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने युद्धग्रस्त गाजा का दौरा किया और गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित एक सहायता वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में एक बार फिर भारतीय महिला पहलवानों ने विश्व मंच पर अपना दबदबा दिखाया है। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। रचना ने 43 किलोग्राम भार वर्ग, अश्वनी विश्नोई ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय महिला पहलवान मोनी ने 57 किलोग्राम, काजल ने 73 किलोग्राम, यशिता ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इसके अलावा कोमल वर्मा ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 151 अंकों के साथ चैंपियन ट्रॉफी जीती, जबकि अमेरिका 142 अंकों के साथ उपविजेता रहा और जापान 113 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिडे महिला विश्व कप की विजेता दिव्या देशमुख को सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर विश्व कप की उपविजेता कोनेरू हम्पी भी वर्चुअली जुड़ी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर नहीं, ड्रीम मास्टर हैं और इनकी कामयाबी देश में कई बच्चों को सपने देखने की प्रेरणा देगी। दिव्या ने कहा कि इस प्रतियोगिता से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने सीखी वो है कभी हार ना मानना और मजबूती से टिके रहना। जीएसटी संग्रह जुलाई में बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.5% अधिक है। ये वृद्धि घरेलू लेन देन और आयात दोनों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण हुई, जो स्थिर आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। हालांकि विकास की गति हाल के महीनों की तुलना में धीमी रही। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मजबूत रही। उत्पादन 16 महीने के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गया, जिससे समग्र आर्थिक गति को बल मिला। जुलाई लगातार 7वां महीना रहा जिसमें संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। रिफंड के एडजस्टमेंट के बाद जुलाई में नेट जीएसटी राजस्व 1,68,588 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले के 1,65,800 करोड़ रुपए से केवल 1.7% अधिक है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त से विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 15 अगस्त तक देश भर के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, यार्ड और कार्यालयों की विशेष सफाई की जाएगी। अभियान की शुरुआत आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुई, जहां रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ ने स्वयं सफाई कार्यक्रम में भाग लिया और सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की कि वे स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय भागीदारी निभाएं
और रेल परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। रेलवे द्वारा सभी जोन और मंडलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि ये अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हो सके। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।